चलिए, सब लोग थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम माफ कर दिए होगे। हम किसको गर्मी लग रहा है? गर्मी लग रहा है ना, एसी धोखा दे रहा है। फैन ऑफ कर दीजिए। लगभग सब आ गए हैं। पटना खाली हो गया क्या आज? सब पहुंच गया। तुम कहाँ था जी? पैर में रड घुस गया था? तुम ऐसे बता रहे हो जैसे लग रहा है कि सुई में धागा घुस गया था। हाँ, गैस सिलेंडर। तो वाटर पार्क आपको समझना बहुत जरूरी है। जिन्होंने ये चैप्टर छोड़ दिया उनके साथ हमेशा दिक्कत आएगी। ये उन चैप्टरों में से एक है जिसके बारे में कहा जाता है कि 11th के साथ भी और बाद भी। बीटेक में यदि आपने गलती से सिविल मैकेनिकल ले लिया तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी फोर्स होगा, और जब जब फोर्स आएगा तब तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अभी लिखना नहीं है, सब लोग ध्यान से देखिए। हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होता है जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर है कि हम ऐसे क्वांटिटीज को ही पढ़ रहे हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स में आप जितना भी आपको दिया गया शीट में, वो जितने भी क्वांटिटीज हैं जिसका डायमेंशन फार्मूला दिया हुआ है, वो सारे के सारे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये इतने फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में भी कुछ मिलेंगे। ठीक है, मैथ्स में फिजिकल क्वांटिटी की जनरली बात नहीं होती, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखते हैं। अब आइए, तो हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटीज जो मेजर किया जा सकता है। तो यदि मान लेते हैं, सपोज लेट, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज 2 kg शुगर। 2 kg चीनी कभी जीवन में आज तक खरीदे हैं? खरीदे हैं? तो 2 kg चीनी जो आप खरीदे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किससे बना है? तो मैग्नीट्यूड बना है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और किससे? यूनिट से। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो ध्यान में ये रखना है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है, इन दोनों से कंबाइंडली हमारा क्या बना? मैग्नीट्यूड। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, जो कि किससे बनेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से बनेगा। ठीक है, अब और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे टाइम। टाइम तो हम कह सकते हैं सपोज 3 आवर्स, ऐसा कह सकते हैं क्या? तो 3 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, और आवर्स क्या हुआ? यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? टाइम। जैसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सपोज 10 किलोमीटर, तो आप कह सकते हैं ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है, और ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने क्या कहा? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जैसे टाइम का, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 2 पार्ट से बना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट से बना होगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड में हम यदि बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड सिंपल क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे आप गए दुकान में, आपने बोला कि 2 kg चीनी चाहिए मुझे। तो अब मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं ईस्ट, इसको मानते हैं वेस्ट, इसको साउथ, और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ मानेंगे। अब मान लीजिए कि काउंटर, उसका जो दुकान वाला है उसका काउंटर है इस डायरेक्शन में है, तो आपने चीनी लिया 2 kg चीनी, उसने तराजू से तौला, आपको दे दिया। तो आप दुकान वाले के पास जाकर क्या बोलते हैं? 2 kg चीनी चाहिए। ठीक है, चीनी तो हमारा एक ऐसा मतलब सबस्टांस हो गया जिसको कि हम मेजर करेंगे, और इन जनरल सबस्टांस को मेजर जो हम कर पाते हैं, जैसे इस टाइप का सबस्टांस, उसको मेजर किस में करेंगे? किस फिजिकल क्वांटिटी में करेंगे? मास के टर्म में रखेंगे। चीनी को देखते हैं, 3 लीटर चीनी दीजिए, कभी लिए 3 लीटर चीनी? या कभी ऐसा हुआ है 2 डिग्री सेंटीग्रेड चीनी दीजिए? ऐसा किए हैं? नहीं किए हैं। तो हम चीनी को किस में मेजर रखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कौन सा यूज करते हैं? मास। और उसका यूनिट क्या है?
केजी, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये मिल गया उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप दुकान में गए, 2 केजी चीनी लिए, सिंपली लेके आ गए, तो आपने दुकान वाले को क्या नाम दिया, क्या बोला कि 2 केजी चीनी चाहिए। तो चीनी हो गया, उसको पता है कि चीनी मास है और 2 केजी उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आप कहीं भी मान लीजिए आप कहते हैं कि सर हम आपसे पूछ दिए, मान लीजिए कि आपका घर कहाँ है, तो आपने कहा सर यहाँ से 3 किलोमीटर है, उसका डिस्टेंस यहाँ से 3 किलोमीटर। तो आपको पता है कि डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, लेंथ में रखेंगे, और लेंथ क्या या डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होगा, मीटर, किलोमीटर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर, जो उसके अकॉर्डिंग होगा। आप ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे कि यहां से मेरा घर 200 मिलीमीटर है, उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। अब ये जो डिस्टेंस हुआ इसका यूनिट हो गया मीटर, और उसके आगे जो क्वांटिटी लगा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। दोनों कंबाइंड होकर क्या बना, दोनों कंबाइंड होकर के मैग्नीट्यूड बन गया। ठीक है, तो हमें फोकस करना है अब मैग्नीट्यूड पर। तो मान लीजिए अब हम यहां से डिफाइन कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यदि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया, आप नीचे में है, मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई आदमी वहां पर रुका हुआ है, आप जा रहे हैं क्लास के बाद, और किसी आदमी ने पूछा कि हाँ बताइए टाइम कितना हुआ, तो आप देख कर बोल सकते हैं ना कि हाँ 11:10 हो रहा है, आप देख के बोल सकते हैं। क्या उसके लिए 11:10 मतलब 11:10, 11:10 हो रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है ये एक मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है कि यूनिट है। 11:10 हो रहे हैं, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसमें यूनिट दोनों ही कंबाइंड है। और फिजिकल क्वांटिटी कौन सा एंगेज हो रहा है इसमें, टाइम। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया अब आपको। तो फिजिकल क्वांटिटी इंगेज है, और फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, जिसको कंबाइंडली क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, ये हमको चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको कंप्लीटली डिराइव करने के लिए। तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या नाम देंगे, बोलिए, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या नाम देंगे, अरे बोलो, हाँ, यस। तो हम लिखेंगे दोज physical quantities which are completely described by the help of magnitude। मैग्नीट्यूड मतलब समझ गए, डिस्क्राइब्ड ऑफ बाय द हेल्प ऑफ इट्स, लिख लीजिए इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड कैसे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इसके टर्म में मैग्नीट्यूड ओनली। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाएगा, बोलिए, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल सकता है। कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए तो हम कह सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कैसा होगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। और सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट से बना होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, डिस्टेंस है, टाइम है, मास है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वर्क है, एनर्जी है, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है। जैसे 10 जूल एनर्जी खर्च हो गया, तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, जूल यूनिट हुआ। 10 जूल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी का, तो एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी हुआ। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, और वो किससे बना है, 10 जूल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है और जूल क्या हो गया, यूनिट डिफाइन हो गया। अब हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं, उसी से हम लोग को एक चीज और सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या, मान लीजिए कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए 3 kg प्लस 4 kg कितना हो गया, 7 kg। 3 मीटर प्लस 4 मीटर 7 मीटर। आज यही पढ़ाएगा क्या, माहौल तो बनाया था अच्छा खासा। आइए, 3 मिनट प्लस 4 मिनट
7 मिनट। अब आ जाइए 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, बोलो। ठीक है, और कुछ? और कुछ? हाँ, इसके लिए क्या लिखेंगे? मे बी और मे नॉट बी। बात समझ पाए? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, लेकिन ये क्या है? स्केलर नहीं है। अभी हम जानेंगे कि वेक्टर क्यों है, बाद में जानेंगे। स्केलर नहीं है। जैसे हम आपसे थोड़ा सा पूछें, जैसे मैंने पूछा कि यहां से आपका घर कितनी दूरी पर है, तो आपने बोला सर 2 किलोमीटर पर है, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल, ये तो हम बता दिए, डिस्टेंस की बात कर दिए। अब मान लीजिए आपसे पूछेंगे कि आपका घर यहां से कहाँ है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, आपने कहा सर 2 किलोमीटर पे है, तो क्या ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है? नहीं है। आपका घर 2 किलोमीटर किधर है, हम 2 किलोमीटर के रेडियस में घूम जाएंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ है। तो उसके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि किस डायरेक्शन में है। तो आपने बताया 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ जाएंगे तो आपका घर हमको मिल जाएगा। या सिर्फ ये कह दें कि नॉर्थ डायरेक्शन में है सर, देख लीजिए, तो दो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना दूर जाएंगे तो आपका घर मिलेगा। तो यहां मैग्नीट्यूड भी जरूरी है और डायरेक्शन भी जरूरी है। अब हम इसकी बात करते हैं यहां पर। तो इसमें 3 kg प्लस 4 kg आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। 3 kg चीनी लीजिए, 4 kg चीनी लीजिए, 7 kg हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो यानी कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर ऐड करके 7 मीटर कर दिए, क्लियर है। उसके बाद 3 मीटर प्लस 4 मीटर 7 मिनट हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, इसको हम ऐसा क्यों लिख पाए, इसके लिए समझने वाली बात है। जैसे आप अपने आप को एक बीच में खड़ा कर लीजिए। आपका एक फ्रेंड है जो पॉजिटिव एक्स में, इसको पॉजिटिव एक्स ले रहे हैं, इसको नेगेटिव एक्स, इसको पॉजिटिव आई, इसको नेगेटिव आई, यही पूरा थ्रू आउट चलेगा फिजिक्स में। इधर उधर इन्ने उन्ने अब नहीं करना है, समझ गए। आज से आपको ये कसम खा लेना है कि एक पॉजिटिव आई है, एक नेगेटिव आई है, एक पॉजिटिव एक्स है, एक नेगेटिव एक्स है, यही रहेगा, यही रहेगा शुरू से अंत तक। और कोई रहे ना रहे, ये जरूर रहेगा, ठीक है, समझ गए इस बात को। यानी कि हम जब बोलेंगे पॉजिटिव एक्स, तो जहां आप बैठे हैं उसका राइट हैंड देखिए, नेगेटिव एक्स नेगेटिव हाथ लेफ्ट हैंड देखिए, और यदि पॉजिटिव आई कर रहा है तो सिर को ऊपर कीजिए, नेगेटिव आई सी को नीचे कीजिए। यही कन्वेंशन आपको लेके थ्रू आउट चलना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप कहिएगा कि मान लीजिए सपोज करें कि एक बॉडी पर, इस बॉडी इधर दौड़ रहा है, कोई कोई बॉडी है, कोई आदमी है जो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो आप कहिएगा कि सर वो आदमी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से इनने दौड़ रहा है, तो इनने से काम, उनने से काम नहीं चलेगा, उसको हटा लेना है, ठीक है। कहेंगे क्योंकि कोई कोई आदमी है 30 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, क्लियर है। अब मान लीजिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा, तो ये आदमी इस डायरेक्शन में सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, तो कहेंगे कि वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब आइए, आप मान लीजिए एक पोजीशन पे खड़े हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए पॉजिटिव एक्स पर आपका एक हाथ पकड़कर कोई फ्रेंड आपका 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और इधर लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या सेम डायरेक्शन ले लीजिए, दोनों ही फ्रेंड ए और बी दोनों ही आपके राइट हैंड साइड में यानी कि पॉजिटिव एक्स में फोर्स लगा रहे हैं। एक 4 न्यूटन का लगा रहा है, एक 3 न्यूटन का लगा रहा है, तो आपके बॉडी पर कितना फोर्स लगा? तो 7 न्यूटन, ठीक है। तब उस केस में हम क्या लिखेंगे? 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। कंडीशन क्या है? ए कंडीशन क्या कहता है? मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और उस आप पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 4 न्यूटन फोर्स लगा, किसने लगाया? ए ने, ठीक है। इसको फर्स्ट केस मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ए ने लगाया और बी ने भी आप पर 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया एक ही डायरेक्शन में, तो ये वो कंडीशन है जिसमें आप लिख सकते हैं 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगला केस मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, दोनों में थोड़ा सा कुछ बात हो गई, बहस हो गई, ये उधर चला आया नेगेटिव एक्स में और ये पॉजिटिव एक्स में, तो ये लगा रहा है कितना? 4 न्यूटन,
और ये लगा रहा है 3 न्यूटन। तो अब कहाँ जाइएगा? ये 4 न्यूटन लगा रहा है और ये 3 न्यूटन लगा रहा है, आप किधर जाइएगा? पॉजिटिव एक्स में। कितने फोर्स से जाइएगा? किसने कहा ये बात? 3 + 4 तो 7 होता है। क्या क्या चेंज हुआ पहले केस से दूसरे केस में? क्या चेंज आया? डायरेक्शन आ गया, बस डायरेक्शन का। एक पॉजिटिव एक्स से किधर चला गया? नेगेटिव एक्स। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड तो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन तो पहले भी था, फिर डायरेक्शन का सिर्फ चेंज आया। तो हम यहां पर आंख बंद करके ये लिख सकते हैं 4 न्यूटन + 3 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। यही ब्यूटी है वेक्टर का। 4 न्यूटन + 3 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये हो सकता है और ये होता है और ये होता आया है, इसीलिए ये खतरनाक है। ठीक है, आप यदि 3 + 4 इक्वल टू 1 लिख दीजिएगा तो सामने वाले को बताना पड़ेगा आपको कि हाँ क्यों हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहां पर लिख रहे हैं 3 + 4 इज इक्वल टू 7 न्यूटन, तो सामने वाले को बताना पड़ेगा ऐसे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए डायग्राम क्या होगा? एक ब्लॉक डायग्राम हम ले रहे हैं। तो यहां पर 4 न्यूटन लगाया किसने? ए ने। किसने लगाया? ए ने। और ये 3 न्यूटन किसने लगाया? बी ने। तो अब यहां पर जो नेट फोर्स एक्ट किया है, जिसको हम लोग भगवा कलर से दिखा रहे हैं, वो कौन है? 1 न्यूटन। आजकल भगवा कलर बहुत मायने रखता है, इसलिए मेरा फेवरेट हो गया है। जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है कलर भी मेरा चेंज हो जाता है। 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन उस डायरेक्शन में लगा। किसने बताया आपको? आपने तो ये नहीं पढ़ा, आपने तो वेक्टर भी नहीं पढ़ा, वेक्टर का एडिशन भी नहीं पढ़ा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं पढ़ा, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी नहीं पढ़ा, लेकिन तभी भी आपने बता दिया। सोचिए। हाँ, सोच रहे हैं? हाँ, जो कम हो उस पर ज्यादा खर्च मत कीजिएगा, कम सोचिएगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन हो गया सेकंड केस में। अब आइए थर्ड केस में क्या करते हैं। अब थर्ड केस आप सबका फेवरेट है, सबको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखना, थर्ड केस ले रहे हैं। इसमें क्या है? मान लीजिए आप ऐसे हैं और एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का पॉजिटिव एक्स में और इस पॉजिटिव वाई में, और एक 3 न्यूटन का लग रहा है, ये बी ने लगाया और ये ए ने लगाया, और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसे। देख रहे हैं? अब ट्रैफिक सिग्नल की तरह इसको रोक दिए, लेकिन इसको भी रोक दिए हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? एक पॉजिटिव वाई में लग रहा है, एक पॉजिटिव एक्स में, 90। अब किधर लगेगा आपका नेट फोर्स? 0 हो जाएगा। किसने बोला 0? थोड़ा ज्यादा खर्च करो, भगवान दिए हैं। बताइए किधर जाएंगे आप? मतलब मेरे पे लग रहा है 3 न्यूटन + 4 न्यूटन। अब हम किधर जाएंगे? मान लीजिए कि एक लग रहा है 4 न्यूटन का नेगेटिव एक्स में और एक लग रहा है पॉजिटिव वाई में। अब किधर जाएंगे हम? आप बोलेंगे सर उधर जाएंगे, तो ई क्या करेगा? ये भी तो कुछ एफेक्ट डालेगा ना। हाँ, जब यहां से आप ऐसे जाएंगे तो कितना एंगल पे जाएंगे वही वेक्टर्स लॉ बताएगा। ये इसका नेट जो इफेक्ट आएगा, ये द डायरेक्शन ऑफ नेट addition will be obtained by वेक्टर एडिशन। अभी हम लोग वेक्टर की बात नहीं किए हैं, अब वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, ये सब भूमिका है उसको बताने से पहले। तो अब इसमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जब किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं और वो सिंपली एल्जेब्रिक मेथड से ऐड हो जा रहा है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं स्केलर रहा होगा। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या रहा होगा? स्केलर रहा होगा। इसीलिए जैसे 2 मीटर + 4 मीटर 6 मीटर, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यदि हम कहें जैसे 2 kg, मान लीजिए हम आलू ले रहे हैं और 4 kg आलू रहे हैं, तो उनको डायरेक्टली ऐड करके हम 6 kg आलू कर सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड बाय एल्जेब्रिक मेथड। सिंपली वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा एल्जेब्रिक मेथड से, उसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। लेकिन जहां वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमको 2 पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा। कौन कौन से बताइए? टू डील विथ वेक्टर वी हैव टू,
अभी डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, तो डिफिनीशन लिखेंगे। वी हैव टू वर्क ऑन टू पैरामीटर्स। कौन कौन से? एक तो मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन। और ये भी क्या होगा? यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि 5-6 डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन मतलब सिंगल डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। डिफिनीशन इसका देखिए क्या है। वेक्टर का तो हम लिख रहे हैं सिंपली वेक्टर के बारे में, दोज फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, which can not be defined by magnitude only. It requires क्या होगा? which requires या कह लीजिए a proper डायरेक्शन also। तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर होगा। समझ गए? वेक्टर होगा, क्या नहीं होगा? डेफिनेशन समझ पाइए, बहुत सिंपली डेफिनेशन लिख दिए हैं। डेफिनेशन कोई नहीं पूछने जा रहा आपसे, ठीक है? तो अभी 9-10 से ऊपर आइए, डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड नहीं होगा। इट रिक्वायर्ड अ प्रॉपर डायरेक्शन ऑल्सो। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे डिस्प्लेसमेंट को क्यों बोलते हैं हम वेक्टर? देखिए, इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पाथ बन गए, ऐसे बहुत सारे पाथ बनते चले गए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। यहां से चलेगा और यहां जाकर इंड होगा, ठीक है? एरो। तो कोई भी पाथ लीजिए, फर्स्ट लीजिए, सेकंड लीजिए, थर्ड लीजिए या फोर्थ लीजिए, कोई भी पाथ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका एक फिक्स पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फिक्स डायरेक्शन है। इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या डिफाइन करता है? एक वेक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है? एग्जाम्पल और लेंगे, वेलोसिटी के साथ भी वही है, आगे बताएंगे। एक्सेलरेशन, फोर्स, ये ऐसे बहुत सारे नाम है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर के साथ में आपको डील करने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट फीचर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, टू डिफाइन अ वेक्टर, किसी वेक्टर को दिखाने के लिए हमको 3 चीज का जरूरत पड़ेगा। पहला होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा होगा, बोलिए, डायरेक्शन, और तीसरा क्या होगा? हाँ, तो यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर्स लॉ ऑफ, या सिंपली वेक्टर्स लॉ, क्या कह देंगे इसको? फॉलो वेक्टर्स लॉ। इसी में आप पढ़ेंगे अलग अलग लॉज को, कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किएंगे, उसके नियम पढ़ेंगे, ठीक है? और इसको समझने, यदि कोई मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन भी है, यदि वो लेकिन वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। अरे देखो, पानी बाद में पीना, हम पी नहीं रहे हैं तुम, और उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद बोलोगी कि हाँ सर क्लास बंद कर दीजिए, नहीं ना, अभी चलेगा क्लास। तो वेक्टर्स का लॉ फॉलो होना चाहिए। वेक्टर्स के लॉ फॉलो होने के लिए वेक्टर्स के कौन कौन से लॉ हैं? तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन है, सिंपली एडिशन से नहीं काम चलेगा, मतलब 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन 7 न्यूटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता है तो कितना हो सकता है? 1 न्यूटन भी हो सकता है, और 7 न्यूटन के बीच में, 1 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है। उस सारे चीजों का वैल्यू पता करना पड़ेगा।
ठीक है। तो मतलब वेक्टर्स का अलग एडिशन रूल है, मतलब सिंपली अलजेब्रिक रूल से हम उसको ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर का अपना सब्ट्रैक्शन का रूल है, वेक्टर का अपना मल्टीप्लिकेशन का रूल है, और उसी से हम लोग सारा रूल्स को कंप्लीट करेंगे। तब वेक्टर्स कहीं भी ऐड होगा तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग ऐड होगा, वेक्टर्स कहीं भी सब्ट्रैक्ट होगा तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग होगा। आपने अपने मन के मुताबिक कर दिया तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए स्टार मार्क दिए हैं और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेक्टर्स को हमको समझने के लिए, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और किसी वेक्टर को डिफाइन हम अच्छे से कर रहे हैं उसके लिए हमें 3 पैरामीटर्स समझ में आना चाहिए। पहला उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना आना चाहिए। और वो वेक्टर्स लॉ है क्या, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझ गए? अब आप अगला सवाल ये पूछेंगे कि सर वेक्टर्स एडिशन की जरूरत क्यों है? तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक फ्रेंड मान लीजिए कि 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव एक्स में, और एक 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव वाई में। अब इसका नेट इफेक्ट मेरे बॉडी पर क्या पड़ेगा उसको बताना है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है 4 न्यूटन लगा रहा है पॉजिटिव एक्स में, और एक फ्रेंड 4 न्यूटन ही लगा रहा है नेगेटिव एक्स में, तो दोनों का एडिशन क्या होगा? 0 होगा। यानी मेरा बॉडी कहां रहेगा? वहीं रह जाएगा। इधर भी 4 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 4 न्यूटन लग रहा है, तो बॉडी वहीं रह जाएगा। अब मान लीजिए मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसने लगाया 10 न्यूटन, इसने लगाया 10 न्यूटन, तो आगे क्या होगा? 0 होगा। और थोड़ा मैग्नीट्यूड बढ़ा है, मान लीजिए 15 न्यूटन इधर लगा रहा है, 15 न्यूटन इधर लगा रहा है, तो फिर 0। यानी कि हर केस में 0 कब? जब दो फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो। ये सब चीज हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए इससे और मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो क्या होगा? मेरा एक हाथ उसके हाथ में, एक हाथ उसके हाथ में आ जाएगा, और हम शोले के ठाकुर साहब हो जाएंगे, है ना? शोले फिल्म देखे आप लोग? तुम लोग देखे हो? आप लोग से जन्म से पहले की मूवी है, तभी भी अच्छा लगा। देखे हो कि नहीं? ये तो हमको गौर से देख रहा है। तुम शोले देखा है कि नहीं? हमको छोड़ दो। हाँ, देखा है कि नहीं? तुम नहीं देखे हो? जाके देखो आज ही। ठीक है, चलिए अब इसको राइट डाउन कीजिए। तो अब आप, हाँ वही हम पूछ रहे थे लास्ट में कि वेक्टर लॉज क्यों फॉलो करना है, क्योंकि बीच के फोर्सेस कितने होंगे हमको एग्जैक्ट नहीं पता। इसलिए आइए शुरू से लिखिए। चलिए यहां से स्टार्ट किए थे। चलिए लिखिए, 5 मिनट लिखिए, जल्दी फास्ट। समझ में आया? अभी तक में ये समझ में आया कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिसको कि हम वेक्टर कहेंगे, लेकिन ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और जिसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। वो हिडन होता है, हम उसको जब डिफाइन करते हैं तो उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यदि वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा या सिंपली स्केलर हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड यदि है किसी भी वेक्टर के पास तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम उसका स्केलर भी कह सकते हैं, और डायरेक्शन आ गया तो वो वेक्टर बन गया, और साथ ही साथ वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करेगा। यदि ये 3 चीजें जो मैंने बताई, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर्स लॉ, ये तीनों यदि फॉलो नहीं हुआ तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं कहलाएगा। समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन का, मतलब हम कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हेडिंग दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। चलिए, तो यहां देखिए, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए अभी आप लोग देखिए, ध्यान से लिखिएगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मान लीजिए कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चले
तो वो क्या करता है, इसे डार्क कर देता है। ये डार्क कर दिया, डार्क लाइन से उसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो गया वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये बी है, तो हमने इसको डार्क कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट। तो एनसीईआरटी बुक आपके पास है, तो एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा, यदि यदि कहीं वेक्टर यूज होगा तो उसको डार्क कलर से दिखाते हैं। कैपिटल में भी दिखा सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी दिखाते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल्स लेटर में जैसे मान लीजिए कि डी है, तो ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो एनसीईआरटी बुक के अनुसार चलेंगे तो वो डार्क कलर से इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का। इन जनरल जो हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई सी वेक्टर है, तो उसके ऊपर हमने एरो लगा दिया। मान लीजिए कोई आर वेक्टर है, तो उसके ऊपर एरो लगा दिया। हम लोग स्मॉल लेटर से भी दिखा सकते हैं, स्मॉल आर ऐसे दिखा दिया, स्मॉल ए ले लीजिए इस तरह से दिखा दिया। ये जितने भी हैं ये सारे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ए के ऊपर एरो है तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर के ऊपर एरो मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके ऊपर यदि एरो है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर के ऊपर भी हो सकता है, स्मॉल लेटर के भी ऊपर हो सकता है, जैसे डी, तो डी के ऊपर भी एरो ऐसे दे सकते हैं, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इन जनरल जैसे हम लोग फोर्स को कैसे दिखाते हैं, फोर्स को हम लोग एफ से दिखाते हैं, तो एफ लिख करके ऊपर में एरो दे दिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, तो हम फोर्स एफ लिखे उसके ऊपर एरो दे दिए, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि हमने इसके ऊपर एरो नहीं दिया, सिंपल एफ लिख के छोड़ दिया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा उसके मैग्नीट्यूड को, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और लेकिन जब एफ के ऊपर एरो देंगे तो वो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को भी और उसके डायरेक्शन को। समझ गए? आगे समय आते आते आप सीखेंगे। और अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें आते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। अब मान लीजिए हम लोग बात करें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ध्यान से देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन है, ये उसका एक एंड पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है, ठीक है। यहां पर हमने ऐसे ऐसे लाइन छोटा छोटा ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है, और इसे हमने कहा टेल पॉइंट, टेल पॉइंट, ठीक। और यहां पर हमने एक एरो ऐसे बनाया, ठीक है, ये एरो जैसे एरो का हेड होता है ना, उस तरह से, तो ये हो गया हेड पॉइंट, हेड पॉइंट, क्लियर है। और इस टेल पॉइंट से लेकर के, इस टेल पॉइंट से लेकर के इसके हेड पॉइंट को जो लेंथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। किसी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन, ये कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया, समझ पाए। और उसका लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। इसके बॉटम पॉइंट पे इसको हम लोग टेल पॉइंट कहेंगे और इसको हेड पॉइंट कहेंगे। अब यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो छोटा सा एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं ताकि आप और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यदि हम इंटर कर दें, तो यदि इसका नाम हम ए रख रहे हैं तो ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसमें और हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, साइड में ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है अभी। अभी यहां पर दो तीन चीज हम और लिखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यदि कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए ए वेक्टर है,
तो ए वेक्टर के साथ में मॉड लगा दें आप। कोई वेक्टर ए है तो उसके साथ में मॉड लगा दें, तो ये रिप्रेजेंट करेगा उसके मैग्नीट्यूड को, या ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? वेक्टर है, उसके साइड में मॉड लगा दीजिए। मॉड आप पढ़ चुके हैं 10th में, 9 10th में पढ़े हैं। मॉड क्या करता है? मॉड जो है, किसी भी मॉड के अंदर में जो भी वैल्यू होगा, वो वैल्यू यदि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यदि नेगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव करके देगा, ठीक है। इसलिए मॉड से निकलने वाला कोई भी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके मैग्नीट्यूड को। तो मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है ये डिस्टेंस वेक्टर है, मान लीजिए। ऐसे लिखते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ये डिस्टेंस वेक्टर है। तो डिस्टेंस वेक्टर है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए का मॉड, यानी कि ये जो लेंथ होगा, सपोज 5 मीटर है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा अब लेवल बढ़ेगा और लेवल को आपको स्टेप बाय स्टेप मेंटेन करना है, क्योंकि फिर आगे लेवल बढ़ेगा तो आपको दिक्कत आएगी यदि पीछे वाला टॉपिक छूट गया तो। अब यहां पर समझ रहे हैं कि इस वेक्टर कैसा वेक्टर है? ये डिस्टेंस, मतलब सॉरी डिस्टेंस नहीं कह के इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो मान लीजिए ये जो लेंथ हमने लिया है, ये एरो का, इसका लेंथ यानी कि इसका जो लेंथ होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। और हम किसी वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर यदि लिखना चाहें मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो यहां क्या 5 मीटर लिख सकते हैं? बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? समझ पाए? या इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू 5 मीटर लिख सकते हैं? बोलिए, दोनों में कोई भी फॉलो कर सकते हैं। मॉड लगाने से भी वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ए लिखने से भी वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लेंथ जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम जैसे मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन यहां देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वेक्टर मान लीजिए ए है और ये वेक्टर मान लीजिए बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वेक्टर बी, लिख सकते हैं। डायरेक्शन बड़ा छोटा नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा, और आपको दिख भी रहा है ये वेक्टर का लेंथ ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। हम ये चीज यहां पर भी लिख सकते हैं, इसी को और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए या फिर कह लीजिए बी इज लेस देन ए, ऐसा भी कह सकते हैं। ये दोनों बातें सेम है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा बड़ा है, या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड छोटा है ए के मैग्नीट्यूड से, लिख सकते हैं ऐसा। डायरेक्शंस दोनों का सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अब जैसे छोटा सा एक यहां पर हटाते नहीं, एक क्वेश्चन और दे देंगे फिर हटा देंगे। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, मान लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मान लेते हैं सपोज कि एक वेक्टर है P, ठीक, और एक दूसरा वेक्टर है Q, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, तो इन दो वेक्टर्स को देख करके हम कह सकते हैं कि वेक्टर P का मॉड इज ग्रेटर देन वेक्टर Q का मॉड। पहला ऑप्शन कह रहा है। सेकंड, वेक्टर P हैज सेम डायरेक्शन, हैज सेम डायरेक्शन एज वेक्टर Q हैज। तीसरा पॉइंट जो लिख रहे हैं, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड इज लेस देन वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड, ठीक। और फोर्थ ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ नंबर कह रहा है कि वेक्टर P हैज अपोजिट डायरेक्शन
विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर क्यू, कौन सा विकल्प, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? बोलिए बोलिए, विचार व्यक्त कीजिए। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टार्टिंग है इसलिए स्टेप बाय स्टेप। वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड आपको क्यू से बड़ा नजर आ रहा है क्या? नहीं, यानी कि वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड क्यू के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। ठीक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वेक्टर पी हैज सेम डायरेक्शन एज बी हैज, यानी कि जो क्यू हैज, तो क्यू का डायरेक्शन अलग है और वेक्टर पी का डायरेक्शन अलग है। ठीक है। यदि एक्स एक्सिस से हम यहां मेजर करें, एक्स एक्सिस से, तो ये θ1 होगा और ये θ2 होगा। ऑब्वियसली θ2 इज ग्रेटर देन, यदि दोनों का एंगल बराबर होता तो हम कह सकते थे कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। समझ पा रहे हैं? ओरिएंटेशन आगे जाके हम बताएंगे कि डायरेक्शंस में हम ओरिएंटेशन मेजर करते हैं, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितना एंगल, कितना ओरिएंटेड है एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस जो रेफरेंस एक्सिस है उससे। तो यहाँ पर θ1 छोटा है θ2 से, इसलिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, इसलिए ये गलत हो गया। और P हैज सेम डायरेक्शन, ये भी गलत हो गया। और वेक्टर P का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड, तो Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है, P का मैग्नीट्यूड कम है, यानी कि ये सही विकल्प है। और क्या अपोजिट डायरेक्शन है क्या? नहीं, इसलिए हम इस विकल्प को चुन सकते हैं। ठीक है। आगे जाकर जब हम वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे उसमें भी हमको ये चीज को चेक करना पड़ेगा। तो अब यहां से अभी जो इतना सेगमेंट में जो हम लोग डिस्कस किए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन सेगमेंट में जहां भी कहीं पर आपको डाउट है या पूछने की संभावना लगती है पूछिए, यहां से थोड़ा मैटर यानी कि टॉपिक थोड़ा इंक्लाइन करेगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो हम हल्का से रिपीट भी कर देते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो बोल्ड लेटर से दिखा सकते हैं जैसा एनसीईआरटी में होता है, लेकिन इन जनरल हम लोग जो लिखेंगे नोटबुक पर तो बार बार लेटर को बोल्ड तो करते नहीं चलेंगे, वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी लिख रहे हैं या आर लिख रहे हैं, स्मॉल कैपिटल कोई भी लिख रहे हैं, उसके ऊपर एरो देंगे तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद उसको ग्राफिकली देखेंगे तो एक एरो बनाएंगे, उसका लेंथ जो होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, उसका हेड उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है तो ये उसका डायरेक्शन हो गया, ये उसका डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। ये टेल पॉइंट और हेड पॉइंट का गैप। अब यहां पर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए। तो ए यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड। मान लीजिए ये फोर्स वेक्टर होता तो यहां पर 5 मीटर की जगह पर 5 न्यूटन होता, फोर्स वेक्टर होता तो। और यदि उससे बड़ा कोई वेक्टर उसके पास होता तो हम कहते कि ये 5 न्यूटन है, वो 8 न्यूटन हो गया। ठीक है। उसके बाद आइए मॉड में वेक्टर ए को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, दो वेक्टर्स के बीच का मैग्नीट्यूड में चेंजेस दिख रहा है आपको, तो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में चेंजेस दिख रहा है, साफ लग रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है वेक्टर बी से, तो हम उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और लास्ट क्वेश्चन जो आया उसमें वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड वेक्टर क्यू के मैग्नीट्यूड से छोटा है, डायरेक्शन दोनों के अलग अलग हैं, इसीलिए हम थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। दिख रहा है सबको? चलिए राइट डाउन कीजिए उसे। इतना डर गए उस दिन से। ठीक है। ये आपके लिए ही तो है, भले ही आपका व्यूज ना बढ़ाए। क्या बोल रहे हो? नहीं हो रहा, दिक्कत है क्योंकि इंटरनेट नहीं था उसका, अलग ही एक बार आंधी तूफान आया था ना, उसके साथ ना राउटर सब उड़ गया था। मतलब जियो वाले बोलते हैं कि सर हम लोग सब सिस्टम, हमारा जो टावर ओवर था सब उड़ गया, और जो पतला पतला एम्प्लॉय था वो भी उड़ गया साथ में। जियो, उसने सोचा कि जियो का तार पकड़ लेंगे तो बच जाएंगे, तार के साथ वो अभी जो थोड़ा बचे हैं वो सब खाए पिए हुए हैं, वही बचे हुए हैं। अब क्या हुआ, तो हमने सोचा कि दूसरा कंपनी का लगाते हैं, दूसरे कंपनी का भी वही हाल, इसलिए अपलोड करना होता है ना उसको, वीडियो अपलोड का स्पीड होता है अपना,
इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बिल्कुल एक विद्यार्थी को पता है कि अपलोड नहीं हो रहा, बाकी किसी को पता भी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक, अब आएगा, अभी अभी कुछ दिन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ओरिएंटेशन यहां से जरूर देखिएगा। ओरिएंटेशन किसी वेक्टर का आपको यदि डिफाइन करना है तो देखें यहां पर कौन खांस रहा है। हाँ, क्यों, कोल्ड ड्रिंक पी लिए क्या? ओह, सर्दी खांसी बुखार सब हो गया है। चलिए देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखिए, मान लीजिए ओरिएंटेशन, मान लीजिए हम एक वेक्टर ले रहे हैं और उस वेक्टर को हम ऐसे दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये उसका टेल पॉइंट हो गया। ठीक, तो इन जनरल हम कहीं भी कोई वेक्टर लें तो उस पर, चूंकि मान लीजिए हम यहां वेक्टर ले रहे हैं, सपोज करें ऐसे हम एक वेक्टर ले रहे हैं, तो उसके टेल पॉइंट से पास करता हुआ हम इस तरह से कोऑर्डिनेट तो ले ही सकते हैं ना, ऐसे उसके टेल पॉइंट से पास करता हुआ। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोऑर्डिनेट का कोई पर्टिकुलर पोजीशन तो है नहीं, हम उसके टेल पे भी लिख सकते हैं, हेड पे लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम किसी वेक्टर के ओरिएंटेशन को डील करने के लिए उसके टेल पॉइंट पर कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब इसके अनुसार यदि देखें तो यहां पर जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच में, एंगल बिटवीन, हम एंगल की बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वेक्टर जो है उसके पास डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन यदि है प्रॉपर तो हम उसके साथ एंगल ले सकते हैं। तो एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, इन जनरल ओरिएंटेशन के लिए हम लोग उसको चुनते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम y के साथ भी ले सकते हैं, एक्स डैश के साथ भी, एक्स वाई के साथ, वाई डैश के साथ भी ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जैसे यहां थीटा क्या है, जीरो हो गया, तो हम जो जीरो ओरिएंटेशन कह सकते हैं उसको। अभी यहां मान लीजिए कोई और वेक्टर ले रहे हैं, वो वेक्टर ऐसे है, इस वेक्टर का नाम हमने p दिया, तो p वेक्टर जो है ये थीटा, थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं अ वेक्टर, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, अ वेक्टर p is placed 60 degree to the right या 60 डिग्री टू द, अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें एक्स एक्सिस में जनरली हम यहां से ऐसे लें तो इसको ईस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे, नॉर्थ से, इसको वेस्ट से, और इसको साउथ से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, वेक्टर p is placed 60 डिग्री टू द, 60 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे हम उसको, यानी कि ईस्ट से किधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, या इस एंगल को हम कितना लेंगे, 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि अ वेक्टर p is placed 30 डिग्री, क्या बोलेंगे, बोलिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, यदि आप नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे या ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे, आप उसी पोजीशन पे पहुंचेंगे, है ना। अब मान लीजिए कोई आप कोई एक वेक्टर ले रहे हैं, सपोज करें अब हमारे पास मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये क्या हो गया, ये कुछ ज्यादा ही हो गया क्या, अच्छा वो शिफ्ट हो गया यहां पर, अंडू करना होगा। मान लीजिए सपोज करें कि हमने एक वेक्टर लिया ये, और इस वेक्टर का नाम हमने सी वेक्टर रखा, और ये वेक्टर इसके साथ 40 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का भी एंगल निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ना, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से उसके लिए समझेंगे। फिलहाल आप इसका ओरिएंटेशन पे ध्यान दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर सी क्या लिखेंगे, इज प्लेस्ड, कितना लिखेंगे, 40 डिग्री, क्या लिखेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से कितने एंगल पर, बोलिए, मतलब साउथ से हम वेस्ट से कितने एंगल जाएंगे, 40 डिग्री, किधर, साउथ की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, ये वेक्टर सी मिलेगा। ये बेसिकली उसका ओरिएंटेशन
का तरीका हुआ। अब इसमें एक दो चीज और ऐड करना है। वो ऐड क्या करना है कि ये वेक्टर मान लीजिए, सपोज करें ये मान लीजिए एक वेक्टर जो हम पी लिए हैं, इस पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सपोज मान लीजिए 300 न्यूटन है। क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर तो फोर्स वेक्टर ही है, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो वेक्टर मान लीजिए कि 300 न्यूटन है, उसको हम पी वेक्टर मान रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड को, मतलब उस वेक्टर को हम पी मान रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन है। तो 300 को हम लोग इस सिस्टम पे तो दिखा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्केल लेते हैं, स्केल डिफाइन करते हैं। तो क्या करते हैं, लेट, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, लेट 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्केलिंग के थ्रू 100 न्यूटन कितना सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम स्केल से मेजर करेंगे। मान लीजिए कि ये वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें ये हो गया 1 सेंटीमीटर, यहां से फिर यहां मेजर किए 2 सेंटीमीटर, और इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किए तो ये 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहां एरो कर दिए। तो ये जो वेक्टर का जो लेंथ है, ये लेंथ तो 3 सेंटीमीटर है, और ये किसके बराबर है, मॉड ऑफ पी वेक्टर, और वो कितना है 300 न्यूटन। मतलब 3 सेंटीमीटर लेंथ हमने लिया और उसको हमने एक वेक्टर दिखाया, उस वेक्टर का नाम पी दिया, और वो चूंकि लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 100 न्यूटन। आप इसको स्केल थोड़ा बड़ा लिए है, आप छोटा स्केल भी ले सकते हैं। छोटा स्केल में क्या हो जाएगा, मान लीजिए लेट आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 न्यूटन भी कर सकते हैं। तो आपको 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन रिप्रेजेंट होगा किससे, 1 सेंटीमीटर से, तो 1 न्यूटन रिप्रेजेंट होगा 1/50 से। कितना दिखाना है, 300, तो 300 यानी कि 1/50 इंटू 300, तो कितना आ गया, ये 6 सेंटीमीटर। यानी हमें 6 सेंटीमीटर को हमको ओरिएंटेशन में दिखाना पड़ेगा, तो उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 300 न्यूटन को। क्योंकि स्केल छोटा लिया है, लेंथ ज्यादा बढ़ा जाएगा, स्केल बड़ा लेंगे तो लेंथ छोटा हो जाएगा। समझ गए, यानी कि अब हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इससे, और ये हमारा वेक्टर पी कहलाएगा। और इसमें क्या है, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। चूंकि 1 सेंटीमीटर का कितना रेंज ओरिएंटेशन है, 60 है, 50 न्यूटन है। इस तरह से स्केल बढ़ता चला जाएगा, और इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ पाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन देते हैं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड सपोज 400 मीटर पर सेकेंड। वो कौन सा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 400 मीटर पर सेकेंड है, वेक्टर कैसा होगा, और बोलो, हैविंग 50 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अरे 400 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर होगा ना। ठीक, अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान से देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कितना 50 डिग्री बना रहा है, हम क्या ले रहे हैं, स्केल ले रहे हैं। तो यहां देखिए लेट स्केल लेंगे, स्केल क्या ले रहे हैं, स्केल ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा कितना, सपोज करें कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड को। ठीक है, तो हमारा कितना 100 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट होगा 1 सेंटीमीटर से, तो 1 मीटर पर सेकेंड कितने से होगा, 1/100। चाहिए कितना, 400 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितना होगा 4, हाँ 400 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर से। और 50 डिग्री है, तो यहां से हम 50 डिग्री मेजर करेंगे इधर से, तो यहां से ये लाइन मान लेते हैं, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ कट किया, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ कट करेगा, और फिर एक्स्ट्रा एक लेंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ कट करेगा। तो ये हो गया हमारा वेक्टर, कौन, उस वेक्टर का नाम मान लीजिए पी रखते हैं। और ये एंगल कितना हुआ 50 डिग्री, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे।
ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्थ। ये क्या कहलाएगा? वेस्ट, और ये होगा साउथ। तो आपसे कह रहा है कि 50 डिग्री एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का 50 डिग्री बना रहा है, तो यहां भी हो सकता है। तो इसी में हम यहां पर जोड़ देते हैं 50 डिग्री, कहेंगे नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यदि हम ये कह रहे हैं तो हमको नॉर्थ जाना है, किसकी तरफ से? ईस्ट की तरफ से 50 डिग्री नॉर्थ जाना है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा उसको। समझ पाए? तो इस तरह का, जो कि स्केल कितना है, 400 मीटर पर सेकेंड है, उसको हम लोग इस तरह से तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम स्केलिंग करेंगे और स्केल करके हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप छोटा भी ले सकते हैं, 200 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर मान करके 2 सेंटीमीटर में हो जाएगा, लेकिन ऐसा मानना है जो बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी नहीं। समझ गए? चलिए, तो आज इतना ही रह देते हैं, इसी को रिवाइज कीजिएगा और कल हम लोग फिर मिलेंगे आगे इसके। तो यहां पर ये, इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये वाला। ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट है? चलिए तो लिखिए। हाँ, पूछ रहे हो कि बता रहे हो?